ठीक है। तो जो ज्योग्राफी का हमारा पूरा भूगोल का सिलेबस रहेगा, पहले उस पर एक बार नज़र मारेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं उसका हमारा रास्ता क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें रास्ते के बारे में भी पता होना चाहिए। तो भूगोल का हम पहले ओवरव्यू देखेंगे सिलेबस की, हम भूगोल में पढ़ने क्या क्या वाले हैं या फिर भूगोल में होता क्या क्या है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखेंगे। कितनी ब्रांच है? 4 ब्रांच हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये देखेंगे डिटेल में। नमस्कार। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, क्या आता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है ये हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, करंट ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर सभी को? पहले तो हमें ब्रांचेस के बारे में पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी की कितनी ब्रांच हैं। कंप्लीट ओवरव्यू होना चाहिए हमारे पास, एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए हमारे पास, एक कंप्लीट तैयारी के लिए कोई भी सिलेबस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये कुछ 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, या 4 मेन मेजर टॉपिक्स माने जाएं। ये आपके क्या हैं? 4 मेजर टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। पहला है कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी के बाद आता है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति, यानी कि जितने भी तुम्हारी लैंड फॉर्म्स होती हैं ये सभी किसमें आते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान शास्त्र आता है आपका पूरा। ओशियनोग्राफी में समुद्र विज्ञान आता है। अब डिटेल में देखेंगे कि कॉस्मोलॉजी के अंदर क्या आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे कॉस्मोलॉजी के अंदर, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर कवर करेंगे, वो कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कवर करेंगे, और ओशियनोग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिन्हें हम कवर करेंगे या जो हमारे लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारी कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी हैं, इनमें इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में है क्या क्या आता है? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में, अमेरिका और अफ्रीका, इन 4 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो जो हम कवर करेंगे। करंट ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी, ये आपका करंट ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। उसमें भी ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पहला 4 टॉपिक देखे थे, जिसमें पहला है कॉस्मोलॉजी। तो हम कॉस्मोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। कॉस्मोलॉजी में हम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है, हिग्स बोसॉन थ्योरी है, डॉपलर शिफ्ट थ्योरी है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सभी पढ़ेंगे। गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी में क्या क्या आता है, स्टार्स आते हैं, ब्लैक होल, नेब्यूला, सुपरनोवा, प्रोटोस्टार, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं गैलेक्सी के अंदर, वो सभी पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सन, प्लैनेट, मून, इन सभी के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ITCZ पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टाइमलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, हमें किस देश में किस तरह से क्या गैप रहता है टाइम का, वो सभी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे? कॉस्मोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? तो ये कॉस्मोलॉजी किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसॉन थ्योरी, डॉपलर शिफ्ट, गैलेक्सी में तारे, ब्लैक होल, नेब्यूला, सुपरनोवा और प्रोटोस्टार, सौरमंडल, सूर्य ग्रह और चंद्रमा, ये सभी किसका पार्ट है? भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं ये। सक्षम, आज हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में पहले हम देख रहे हैं सिलेबस, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है,
भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने एक देखा पहले क्या, कॉस्मोलॉजी, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल का मतलब होता है जो लैंडफॉर्म है, ठीक है, जो आपकी पूरी पृथ्वी की लैंडफॉर्म है। पहले तो कि आपका जो सौरमंडल है वो किस तरह से बना, पृथ्वी किस तरह से बनी, ठीक है, उसमें भी ओरिजिन ऑफ अर्थ किस तरह से हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि जो अंदर के भाग हैं पृथ्वी के वो। उसके बाद में रॉक्स, चट्टानें कैसे बनी, फिर वोल्केनो, ज्वालामुखी और लैंडफॉर्म्स, ठीक है, काफ़ी तरह की लैंडफॉर्म्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फोलॉजी, ये देखेंगे। उसके बाद में सेकंड, थर्ड है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान शास्त्र। इसमें देखेंगे एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड बेल्ट, क्लाइमेट टाइप, जलवायु कितने प्रकार के होते हैं वो सभी चीज़ें। विंड बेल्ट है आपकी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस है। इसके भी अंदर अपने आप में ये एक टॉपिक है, अपने आप में एक क्या है, ये सभी अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, सभी क्या है, अपने आप में एक चैप्टर है। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी का जो पार्ट है आपका, ओशियनोग्राफी, उसमें देखेंगे हम ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागरीय नितल का उच्चाव देखेंगे, ठीक है। रिलीफ कई प्रकार के होते हैं जिसमें आपका ट्रेंच भी इसी का पार्ट है, ठीक है, वो सभी क्या देखेंगे इसमें ओशियनोग्राफी में। ओशियन बॉटम रिलीफ यानी कि जो समुद्र के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सभी इसके अंदर पड़ेंगे। फिर कोरल रीफ के अंदर पड़ेंगे, यानी कि जो जितने भी समुद्र के अंदर क्या रहती हैं, हमारी रीफ्स रहती हैं, कोरल रीफ्स रहती हैं, उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो यानी कि आपकी रीफ बोलते हैं प्रभाव शैलमाला को, ठीक है। ओशन टाइड पढ़ेंगे, महासागरीय ज्वार पढ़ेंगे, ठीक है, हाई टाइड, लो टाइड, ये सभी किस्म पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में। सैलिनिटी पढ़ेंगे, समुद्र के पानी की लवणता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस समुद्र की कितनी लवणता है और किस प्रकार से वो होती है, और कौन कौन से समुद्र हैं जिनकी लवणता ज़्यादा है या कम है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ओशियंस पढ़ेंगे, महासागरों का तापमान, अलग अलग महासागरों का अलग अलग तापमान है और वो किस कारण से होता है ये भी हम देखेंगे। कहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, ऊपरी स्तर पर ज़्यादा तापमान होता है या निचली स्तर पर ज़्यादा तापमान होता है महासागर के पानी का, तो वो सभी चीज हम कहाँ पर देखेंगे, ओशनोग्राफी में। आपका लास्ट रहता है ओशन करंट, शहर सागर की लहरें, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओशनोग्राफी। चार चीज़ें देखी फिजिकल ज्योग्राफी में हमने। आपको एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं, उसकी चार ब्रांच है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट ज्योग्राफी। अभी जो हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले हमें पता होना चाहिए कि इन सभी टॉपिक्स के अंदर आता क्या क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स आते हैं, एक यानी कि आइडिया होना चाहिए आप लोगों को कि किस में कौन सा टॉपिक आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक आते हैं ये हमें देखे अभी, क्लाइमेटोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, ये सभी किसके पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट हैं, ये सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ये चार पार्ट हैं, मेजर पार्ट्स हैं इसके फिजिकल ज्योग्राफी के। उसके बाद देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी, एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इन सभी का निर्माण किस तरह से हुआ और इन सभी की ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आगे करंट ज्योग्राफी, करंट ज्योग्राफी रिलेशन है, बायोग्राफी, बायो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी है। अब देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस हमने चार पढ़ी थी, कॉस्मोलॉजी पहला है उसमें से। कॉस्मोलॉजी में हम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ जैसे बिग बैंग थ्योरी है, हिग्स बोसॉन थ्योरी है और डॉपलर शिफ्ट एक्सपेरिमेंट है, इन्हें देखेंगे। इस गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी में स्टार, ब्लैक होल, नेबुला, सुपरनोवा, प्रोटोस्टार, ये सभी आते हैं। सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट, मून, ये सभी चीज़ें। और हम एक क्या देखेंगे, ITCZ भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड का
टाइम स्ट्रक्चर होता है, वो सभी चीज़ें देखेंगे। वो क्या इसमें आएगा, पूरा कॉस्मोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, समय किस प्रकार से कैसे कैसे चलता है। ठीक है, टाइम का पता होना जरूरी है कि आज जैसे अभी इंडिया में 8 बज रहे हैं, तो अमेरिका में कितने बज रहे होंगे, तो वो हमें किस तरह से पता लगता है, या फिर एक जो स्टैंडर्ड मापन है वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है। इन सभी चीज़ों को किस में पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। ये देखते हैं, ये हमने अभी देखा कि इसमें क्या क्या के अंदर। दूसरा है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इंटीरियर ऑफ अर्थ, आंतरिक भाग को देखेंगे पृथ्वी के। रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, और लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम सिलेबस समझने में कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड बेल्ट और क्लाइमेट टाइप। ठीक, दीपिका लेफ्ट हो चुकी है। ओशियनोग्राफी में देखेंगे हम ओशियन बॉटम रिलीफ, कोरल रीफ, ओशन टाइड, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशंस और ओशियनिक करंट। ये हमारा सिलेबस है कंप्लीट इसका, ज्योग्राफी का। ठीक है, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, वेलकम मशवनी। सिलेबस क्लियर हुआ कि क्या क्या हम ज्योग्राफी के अंदर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की 4 ब्रांच हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट ज्योग्राफी, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की भी 4 ब्रांच हैं, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का कॉस्मोलॉजी। ठीक, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस्मोलॉजी, ये आपका फर्स्ट क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है कॉस्मोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड विज्ञान में क्या क्या आता है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री, पहले हम हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देखते हैं कि ब्रह्मांड का इतिहास किस किस ने बताया और किस प्रकार से बताया, क्या क्या बताया हमें ब्रह्मांड के बारे में किस किस इतिहासकारों ने। ठीक, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, हमने पढ़ा था अभी ऋग्वेद में भी कि उसमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में 10th मंडल में दिया हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है यूनिवर्स इज अ इमोर्टल एंटिटी, इट वाज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यूनिवर्स क्या है, एक अमर इकाई है, इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 10th मंडल में, हमने 10 के 10 मंडल पढ़े हैं, उसमें भी हमने देखा है कि सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। क्लियर, आपका सबसे प्राचीनतम वेद भी इसके बारे में बताता है, अपने ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज देता है। आगे देखते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या कहता है, जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था टोल्मी ने। ठीक, 140 एडी में, 140 एडी में टोल्मी ने कहा था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। क्या कहा था कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का केंद्र है। ये किसने कहा था, टोल्मी ने कहा था 140 एडी में, जियोसेंट्रिक मॉडल में। ठीक, आपको पता होना चाहिए किसने क्या कब क्यों बोला। ठीक, क्लियर है ये सभी को कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने सिलेबस को लेकर। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो उसकी प्रॉपर एक फ्रेमिंग होनी चाहिए, पूरी आपके पास पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ पर कार्य करना है। तो हम हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में किस किस ने क्या क्या बताया है। तो पहले देखा ऋग्वेद में लिखा हुआ है यूनिवर्स इज अ इमॉर्टल एंटिटी, इट वाज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और किस कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा हुआ है। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, उसमें भी देख चुके हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल में टोलेमी कहते हैं 140 एडी में कि अर्थ जो है
अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। आगे देखते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया? कोपरनिकस ने 1543 एडी में। 1543 एडी में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। आज भी हम यही चीज मानते हैं, यही चीज मानते हैं ना, सन क्या है? सोलर सिस्टम का केंद्र है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। तो ये एक बात किसने बताई थी? कोपरनिकस ने बताई थी। कोपरनिकस ने कहा था 1543 एडी में। वैसे तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी में, यानी कि ऋग्वेदिक थ्योरी में, 10th मंडल में भी यही लिखा गया है कि जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। लेकिन जब तक कोई एक यूरोपियन साइंटिस्ट किसी चीज पर रिसर्च ना करे तो हमारी वेदों को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो ये वैसे हमारा दुर्भाग्य है। तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल 1543 एडी, कोपरनिकस, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये बताया गया है और इसी को प्रमाणित कर तथ्य भी माना गया है। 805 एडी में हर्शेल ने कहा कि उसने एक्सप्लोर की मिल्की वे गैलेक्सी, और उसने कहा कि सोलर सिस्टम तो बहुत एक छोटी चीज है मिल्की वे गैलेक्सी में, जो एक कॉर्नर पर बसी हुई है। ठीक है, यानी कि 805 एडी में हर्शेल ने कहा, हर्शेल ने मिल्की वे गैलेक्सी की खोज की। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी की इसने खोज की, एक्सप्लोर किया, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी को। और इन्होंने कहा कि जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो क्या है? एक बहुत स्मॉल पार्ट है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के कोने पर बसा हुआ है, और ना जाने ऐसी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया? हर्शल ने बताया। कब बताया? 800 1850 एडी में। आपको डेट्स याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी बात किसने कही है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में डी ग्रुप के एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कोपरनिकस ने कब कहा 1543 एडी में, कौन सा मॉडल था उनका? हेलियोसेंट्रिक मॉडल था। ऐसे ही 1805 एडी में हर्शेल ने बताया था मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। और उन्होंने क्या कहा था? सोलर सिस्टम क्या है? एक बहुत छोटा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, जो उसके कॉर्नर में बसा हुआ है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? बारे में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी गई है। ये क्या बताती है बिग बैंग थ्योरी?
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख रहे हैं हम कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो कैसे हुई है, वो इस पर फैक्ट है। ठीक है, थैंक यू शिवी। बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है। जॉर्ज लेमेंटर ने इसे प्रपोज किया है 1960s में, और वो कहाँ के थे रहने वाले, वो बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक, यूनिवर्स, उनका कहने के अनुसार जो एंटिटीज हैं वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी आती है, गैलेक्सी के बाद स्टार्स आते हैं, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लैनेट, मून एंड डार्क मैटर, ये उनके हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। इनिशियली देयर वाज अ गैसियस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो बताते हैं, कौन बताते हैं, जॉर्ज लेमेंटर बताते हैं कि जो शुरुआत में पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल क्या था, एक गैसियस क्लाउड था, हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, 15 बिलियन एगो, 15 बिलियन पहले कंट्रैक्शन के कारण वो एक्सप्लोड हुआ, फटा, और उसमें से कुछ चीजें निकली जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, एडिसिव और एक्सेसिव। ये क्या है, फोर्सेस हैं जो कहाँ पर और किस कारण निकली, जो गैसेस क्लाउड के फटने के कारण निकली, और वो हाइड्रोजन और हीलियम का गैसेस क्लाउड था। ठीक, तो ये बात किसने बताई है, जॉर्ज लेमेंटर ने 1960s में। ये किसके अंदर बताई है उसने, बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताई है। ये आप देख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था, और वह बेल्जियम से थे। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, चंद्रमा और डार्क मैटर, उनके हिसाब से यही चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। कहाँ पर, यहाँ पर सौरमंडल वगैरह ग्रह आपके सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, यूनिवर्स के अंदर शुरू में हाइड्रोजन और हीलियम का गैसीय बादल था 15 अरब पहले, और संयुक्तन के कारण फट गया, जिसमें से ये चार चीजें निकली, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। क्लियर है बिग बैंग थ्योरी। दूसरा है आपका हिग्स बोसॉन एक्सपेरिमेंट या हिग्स बोसॉन थ्योरी। 2010 में सेरन यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सेरन है क्या, यूरोपियन काउंसिल है जो न्यूक्लियर रिसर्च करती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स पर रिसर्च करती है। सेरेन एक रशियन वर्ड है आपका, शेरन कैसा वर्ड है, एक रशियन वर्ड है जो जिसका मतलब है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। 2010 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें इन्होंने क्या किया, 100 फीट बिलो 27 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस एरिया के उसमें लार्ज हर्डन कॉरिडोर में एक प्रोटॉन बीम को कोलाइड किया लाइट ऑफ स्पीड से। उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन दो पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया, गोल्ड पार्टिकल या फिर डार्क मैटर। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि गोल्ड पार्टिकल या फिर डार्क मैटर है क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड पार्टिकल या फिर डार्क मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिग्स बोसॉन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है आपको, हिग्स बोसॉन एक्सपेरिमेंट 2010 में किया गया था जेनेवा में। इसमें 100 फीट नीचे एक प्रयोग किया गया जिसके सतह के नीचे 27 किलोमीटर परिधि क्षेत्र के साथ लॉर्ड हार्डन कोलिडर और प्रोटॉन बीम प्रकाश की गति से टकराए। ठीक, और प्रोटॉन छोटे कणों में टूट गया, इतने छोटे कि वो दिखाई भी ना दें। ठीक है, इतने छोटे कि वो दिखाई भी ना पड़े, इसे गोल्ड पार्टिकल या डार्क मैटर किया गया, बताया गया। ठीक है, इतने छोटे कि वो दिखाई भी ना दें, किसी चीज से भी दिखाई ना दें, क्योंकि उनके अंदर से लाइट एमिट ही नहीं होती थी। क्या नहीं होती, लाइट एमिट नहीं होती, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, डार्क मैटर। तो हमें किस प्रकार से पता लगा कि ये एक डार्क मैटर है, या फिर जो ये कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन सबसे छोटी यूनिट है, वो भी टूटकर अगर किसी चीज में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या माना गया, डार्क मैटर माना गया, जिससे हमारा 95% यूनिवर्स बना हुआ है। यानी कि जो पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है, ठीक है, तमराज किल्विस कहता है ना, अंधेरा कायम रहे, वो इसी वजह से कहता है क्योंकि यूनिवर्स जो है वो 95% किससे बना हुआ है, डार्क मैटर से
बना हुआ है, ठीक है। 95% किससे बना हुआ है? डार्क मैटर से बना हुआ है। और वो डार्क मैटर क्या है? जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाए। और वो कब कन्वर्ट हुआ? जब हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी कहती है हीलियम और हाइड्रोजन का क्या था, एक गैसियस क्लाउड था और वो फटा। कुछ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में, और बाकी जो बचा वो ज़्यादा कन्वर्ट हो गया डार्क मैटर में, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट क्या कहता है? डॉपलर शिफ्ट एक्सपेरिमेंट कहता है कि उन्होंने एक स्पेक्ट्रम में क्या करा, मिल्की वे गैलेक्सी में एनालाइजिंग करी रेड शिफ्ट के द्वारा, यानी कि रेड शिफ्ट लाइट के द्वारा स्पेक्ट्रम में। और उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो स्लो है, लो है, यानी कि कम है, और ऑब्जेक्ट एमिटिंग लाइट दूर है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? शिवी, सक्षम, दीपिका, क्लियर क्लियर क्लियर, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो डॉपलर शिफ्ट, यस वो इज क्लियर, ठीक है शिवी। डॉपलर शिफ्ट एक्सपेरिमेंट कहता है कि उन्होंने एक मिल्की वे गैलेक्सी से निकले वाले प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम टाइप का संचालन किया, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कंप्लीट। उसमें उन्होंने एक स्पेक्ट्रम के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया और विश्लेषण किया कि स्पेक्ट्रम में प्रकाश की एक लाल गति और रेस शिफ्ट का कहना है कि प्रकाश की आवृत्ति कम है, ठीक है। ये यानी कि जो लाइट ऑफ स्पीड है या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड है वो कम है, और प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तु दूर है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो और ज़्यादा दूर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइट से भी दूर है। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की एक रेड शिफ्ट के द्वारा, रेड शिफ्ट लाइट के द्वारा। तो इन्होंने जाना कि जो लाइट की भी स्पीड है वो यूनिवर्स में कम हो जाती है डार्क मैटर के कारण। तो ये आपके 3 एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के थ्योरीज हैं जो आपको यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। आगे देखते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं यूनिवर्स को मापने के लिए, यूनिवर्स में कुछ इकाई को मापने के लिए कुछ यूनिट्स हैं, इकाई हैं। वो देखते हैं कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर कैसे किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा वर्ष में निर्मित गति से तय की जाने वाली दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन एन ईयर इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष, यही देखा हमने, हिंदी में कहते हैं लाइट ईयर को प्रकाश वर्ष। कितनी रफ्तार से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से तय करती है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एयू, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी कि जो सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहा गया है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 × 10⁸ किलोमीटर। क्लियर सभी को? और एक प्रकाश वर्ष में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं? वो होते हैं आपके 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बिल्कुल। पारसेक, पारसेक किसे बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं, पारसेक 326 लाइट ईयर्स। कितने लाइट ईयर? 326 लाइट ईयर को क्या बोला जाता है? पारसेक बोला जाता है। और यही सबसे दूरी नापने की बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी नापने के लिए? वो है आपकी पारसेक, ठीक है। हम यूनिवर्स में अगर कोई डिस्टेंस नापते हैं, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, तो वो क्या मानी जाती है? पारसेक मानी जाती है, ठीक है। कॉस्मिक ईयर या फिर गैलेक्टिक ईयर किसे बोलते हैं? ब्रह्मांडीय वर्ष या फिर गंगेय वर्ष किसे कहा गया है? सन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है।
यानी कि जब सूर्य जो है वो गैलेक्टिक सेंटर का पूरा एक रेवोल्यूशन लगा ले, वो कब कितने समय में लगाता है? 230 मिलियन ईयर्स में एक राउंड होता है किसका? सन का, गैलेक्टिक एरिया के अराउंड। तो इसी को क्या कहा गया है? कॉस्मिक ईयर बोला गया है। यानी कि 230 मिलियन ईयर के बाद एक कॉस्मिक ईयर आती है। क्लियर सभी को ये बात कि एक गंगेय वर्ष या फिर ब्रह्मांडीय वर्ष कब माना जाता है? 230 मिलियन ईयर के बाद एक ब्रह्मांडीय ईयर माना जाता है। क्लियर है आप सभी को ये बात? ये फैक्ट है, पूछ लेता है डी ग्रुप जैसे एग्जाम्स में, तो आपको याद भी रखने पड़ेंगे। आगे बढ़े इससे। क्लियर है सभी को? वैसे यूनिट्स आपको याद रखनी है, मेजरमेंट यूनिट्स हैं ये सभी। लाइट ईयर है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पारसेक है, पारसेक आपकी लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को नापने की, कॉस्मिक ईयर किसे बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अश्वनी क्लियर है, समझ में आ रहा है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर देखते हैं कि मैटर का कंपोजिशन। मैटर हमने देखा कि जो हमारा गैसियस क्लाउड है वो एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद दो चीज़ें बनी, डार्क, एक तो डार्क मैटर और दूसरा सेलेस्टियल बॉडीज। डार्क मैटर होता क्या है? 1%, बिल्कुल यही हमने लिखा हुआ है, यही हमने बताया। 1 पार्सेक, देखो 1 पार्सेक 326 लाइट ईयर होता है, 3.26 नहीं, 326 लाइट ईयर। ठीक है, 326 लाइट ईयर। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। बट सर मैंने पौने नहीं पढ़ा है, 3.26 पॉइंट हो सकता है। चलो मैं एक बार आपका भी क्लियर कर देता हूँ डाउट। चलो वो हम देख लेंगे। ठीक है, डार्क मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, डार्क मैटर और सेलेस्टियल बॉडीज। डार्क मैटर कहते किसे हैं? आई हाई ए हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मैटर दैट डज नॉट एमिट लाइट। अभी हमने देखा कि कहाँ पर, सबसे पहले तो हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी में हमें बताया गया कि जो गैसियस क्लाउड है वो एक्सप्लोड हुआ, उसमें से डार्क मैटर और सेलेस्टियल बॉडीज दो चीज़ें बनी। ठीक है, दूसरा हिग्स बोसोन थ्योरी में हमने देखा डार्क मैटर को कि प्रोटॉन और डिवाइड हो जाए अगर, तो वो क्या बनता है? वो डार्क मैटर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? डार्क मैटर में। उसमें भी देखा हमने कि डार्क मैटर के बारे में क्या बताया गया है? एक हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मैटर है जो अपने अंदर लाइट को एमिट नहीं होने देता है और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ठीक है, 95% ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ डार्क मैटर, ये हम मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, बाकी जो 5% है उसी में आपकी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि गैलेक्सी है, कॉन्स्टिलेशंस है, प्लेनेट है, मून है, मेट्रॉइड है, मीटेरॉइड्स हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड हैं, ये सभी किसमें है? 5% में आते हैं आपके। सेलेस्टियल बॉडीज क्या हैं? ये नेचुरल फिजिकल एंटिटी हैं जो विजिबल होती हैं यूनिवर्स में, यानी कि इनसे क्या लाइट एमिट कर सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या है? एमिट कर सकती हैं। पदार्थ की संरचना। ठीक है, क्या है ये? पदार्थ की संरचनाएं हैं, डार्क मैटर है। एक काल्पनिक प्रकार का पदार्थ जो विद्युतीय चंबकीय विकिरण के साथ प्रकाश या अंतरान नहीं करता है। ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 95% हिस्सा किससे बना हुआ है? डार्क मैटर से बना हुआ है। आकाशीय पिंड
यानी कि आपके सेलेस्टियल बॉडीज। यह एक प्रकार की भौतिक इकाई है जो ब्रह्मांड में दिखाई देती है, यानी कि इसके द्वारा जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और लाइट है वो एमिट कर सकती है। उदाहरण जैसे आपकी आकाशगंगा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा है, उल्का है आदि। ये सभी किसके पार्ट हैं? आपके आकाशीय पिंड के, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये सभी। अब देखते हैं इससे आगे क्या देखेंगे हम। इससे आगे इन्हीं को देखेंगे, गैलेक्सी को देखेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम इससे आगे? गैलेक्सी को पढ़ेंगे।